हेलो बच्चों, तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर 8 का वन शॉट रिवीजन वीडियो, जो कि बहुत आसान चैप्टरों में से एक है और नीट जेई सीयूटी के एग्जाम में और इवन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी, सीबीएसई बोर्ड भी धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। तो भाई साहब जितना भी कुछ पूछा जाता है नीट जेई सीयूटी एग्जाम में सारा एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई, पूरे चैप्टर में सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने। आपको कितने टॉपिक पढ़ने? सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने का। मतलब सबसे पहला है एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, जहां पे मैक्सवेल साहब ने नए करंट की डिस्कवरी करी थी, नए करंट की, पता आपको। फिर दूसरा टॉपिक अपने पास ईएम वेव का इक्वेशन। देखो ईएम वेव का इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बच्चों वाला मिक्स होकर क्वेश्चन आता है इसमें। तीसरा टॉपिक अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें आप पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट वेव के बारे में कि रेडियो वेव, गामा वेव वगैरह वगैरह, और इनके यूजेस पढ़ोगे। देखो सबसे पहले है एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि असलियत में हो क्या रहा था कि एक दिन मैक्सवेल साहब, आपने वो इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि अपने पास बीडीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई था। तो उन्हीं के फॉर्मूले पे बाद में नया अपग्रेडेशन आया गया। तो देखो हुआ क्या था, मैक्सवेल साहब थे। कौन थे? मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल साहब एक नॉर्मल सर्किट पे काम कर रहे थे, जिसमें एक कैपेसिटर था। मान लो ये कैपेसिटर की प्लेट बना दी मैंने यहाँ पे, 1 मिनट के लिए जल्दी जल्दी सर्किट बना लेते ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ऐसा करके हमने सर्किट डायग्राम बना लिया। उनके पास एक नॉर्मल था, नॉर्मल कैपेसिटर का सर्किट था, जिसमें हमने एसी सोर्स जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है। और सभ्यता दिखाएंगे, मतलब समझदारी से काम करेंगे, स्विच भी जगाएंगे भाई साहब, डायरेक्टली वायर नहीं जोड़ना आपको। तो भाई साहब हमने एसी सोर्स जोड़ा, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट आएगा इसमें, हाँ या ना बोलो। इस वायर में करंट देखने को मिलेगा। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बेसिक चीज ऑब्जर्व की। बार बार बीडीएल लगा रहे थे, एम्पियर साहब का फॉर्मूला लगा रहे थे, तो उन्होंने देखा क्या कि भाई साहब एम्पियर साहब के फॉर्मूला लगाने पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ से करंट निकला। सही बात है, देखो यहाँ से करंट निकला, यहाँ से करंट निकला, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। इसके बाद यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे वापस करंट दिख रहा है, हाँ या ना बोलो। तो हो क्या रहा है, करंट यहाँ से यहाँ तक नजर आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक नजर आ रहा है, और बीच में गायब हो रहा है। बीच में तो करंट ही नहीं है। बीच में अगर बीडीएल लगा रहे तो कितना आता है? 0, क्योंकि बीच में करंट है ही नहीं। ये कैपेसिटर के प्लेट के बीच में तो कोई करंट थोड़ा ना होता है भाई साहब, इसके बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो अब हुआ तो हुआ क्या, करंट, मतलब उनको इतना सा पूछना था कि करंट बीच में गायब कैसे हो रहा है। भाई साहब करंट तो तब फ्लो करता है ना जब कंटिन्यूअस सर्किट बना रहता है, हाँ या ना बोलो। तो उन्होंने क्या बोला कि अच्छा करंट यहाँ से आया, यहाँ पे गायब हो गया, और फिर यहाँ से दिख रहा है मेरे को, तो कुछ ना कुछ तो घोटाला है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, जो कि छूट गया और अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है। तो बाद में उन्होंने बोला अच्छा ऐसा थोड़ा ना कि इसको मिस्टर इंडिया की घड़ी मिल गई होगी, यहाँ से अगर निकला है तो यहाँ से ट्रांसफर जरूर हुआ होगा और यहाँ पे फिर से दिख रहा है, हाँ ना बोलो। तो बाद में उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में तो चार्ज फ्लो कर रहा है। कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना कंडक्टर में। तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसकी वजह से यहाँ से यहाँ करंट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो फ्लो करना चाहिए। चलो चार्ज फ्लो नहीं कर रहा मानते हैं। तो बाद में उन्होंने नोटिस किया, अच्छा याद है कैपेसिटर में प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाँ या ना बोलो। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्होंने बाद में दिमाग लगाया कि असलियत में हो क्या रहा है कि यहाँ से यहाँ तक में मोशन ऑफ चार्ज की वजह से करंट बन रहा है, और यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, वही है ही, इकलौता इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो वही करंट ट्रांसफर कराएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में इलेक्ट्रिक फील्ड ही करंट को ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मोशन ऑफ चार्ज की वजह से आपको करंट दिख रहा है। तो बाद में उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप के करंट के नामकरण कर दिए थे। उन्होंने बोला वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका नाम दे दिया उन्होंने आईसी। आईसी मतलब होता है कंडक्शन करंट। जो करंट वायर में फ्लो कर रहा है उसका नाम कंडक्शन करंट पड़ा, जिसको हम आईसी से डिनोट करते हैं। और आईसी का नॉर्मल फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं बचपन से, चार्ज अपॉन में टाइम या फिर dq/dt है ना, वही वाला फॉर्मूला है इसका, जिसमें हम कहते हैं कंडक्शन करंट, जो कि वायर में फ्लो करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट बन रहा है, ये तो हो गया एक आपका, है ना। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट बने, तो गांव वालों उसका नया नाम दिया गया था, जिसका नाम था आईडी। आईडी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट है, आई मतलब करंट है। और डिस्प्लेसमेंट करंट का उन्होंने फॉर्मूला भी प्रूफ करके दे दिया था, इसलिए उनका नाम आया था, पता है आपको। फॉर्मूला भी प्रूफ किया था उन्होंने, और फॉर्मूला जो आया था आपके पास वो आया था एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, सीधे सीधे याद कर लेना इन्हें। देखो एप्सिलॉन नॉट तो सबको पता है, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू आपको पता ही ऑलरेडी। और d∅/dt मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। ये फाई की जगह अगर आप खोलोगे तो E cos थीटा लिखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो इसके बाद जो एम्पियर साहब का एम्पियर सर्किटल लॉ था, जो कि BDL इक्वल टू म्यू नॉट आई था, जो मैंने यहाँ दिखा भी दिया आपको, है ना। तो जो BDL का फॉर्मूला था उसको बाद में अपग्रेड किया गया, और उसमें एम्पियर साहब को और मैक्सवेल साहब को दोनों को ऑनर देते हुए नया नाम डाला गया उसका, और एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन आया था। क्या आया था अपने पास? मैक्सवेल साहब का भी नाम जोड़ दिया इसी में कि भाई साहब इन्होंने काम तो किया है, तो ऑनर तो मिलेगा ही। एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, मैं ऐसे लिख देता हूँ। एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन के तहत पे जो फॉर्मूला लाया गया तो वो था B का B, DL का DL, सब कुछ सेम था, जो LHS में था वो तो सेम ही है, बस इक्वल टू में म्यू नॉट। अब आई था तो आई को हटा के IC प्लस में ID किया गया, और ये वाला फाइनल फॉर्मूला दिया गया एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन के तहत में, हाँ या ना बोलो। यहाँ पे IC मतलब कंडक्शन करंट है, जो कि बाहर में जाएगा, और ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट है। इवन ये भी बताया गया कि असलियत में IC और ID बराबर होते हैं दोनों के दोनों। क्यों?
क्योंकि वायर में आईडी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ना है, यहाँ पे तो मोशन ऑफ चार्ज की वजह हो रहा है, तो वायर में सिर्फ आईसी नजर आएगा, आईडी जीरो होगा, और कैपेसिटर के प्लेट के बीच में सिर्फ आईडी नजर आएगा, आईसी जीरो होगा। तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, और जितना करंट आया उतना ही करंट ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि आईडी और आईसी दोनों बराबर है। और आईडी का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं दोबारा लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। हाँ या ना बोलो, कुछ चीजें कुछ बुकों में ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे तो घबराना मत। तो एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन जो था वो मेन ये वाला था, इस पे ज्यादातर कोई न्यूमेरिकल आते नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद अपने पास दूसरा टॉपिक है गांव वालों, दूसरे टॉपिक में हम करेंगे ईएम वेव के इक्वेशन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुन लेना भाई साहब। अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है ईएम वेव के बारे में पढ़ोगे, देखो ईएम वेव बहुत टाइप के होते हैं, 7 टाइप के असलियत में आप पढ़ोगे, 7 टाइप के ईएम वेव होते हैं, और सारे के सारे लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, जैसे रेडियो वेव हो गए, गामा वेव हो गए, सारी लाइट की स्पीड से वेव ट्रेवल करते हैं। तो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ एक फोटोन का, आपने पढ़ भी रखा होगा, मैं जल्दी जल्दी रिकैप करवाता हूँ। मान लो एक फोटोन है आपके पास, कौन है? एक फोटोन, जो कि फोटोन जो है एनर्जी पैकेट होता है ना, सन का एनर्जी पैकेट फोटोन, फोटोन का नाम तो सुना ही होगा आपने, फोटोन ऐसे लिख देता हूं मैं जल्दी से। एक फोटोन है जो कि अपने पास मान लो जेड एक्सिस में जा रहा है, किस एक्सिस में जा रहा है? जेड एक्सिस में। तो जो फोटोन के पास एनर्जी होती है गांव वालों, वो अपने एनर्जी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में बांट के रखता है। वो वेव जो कि जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, उसको हम ईएम वेव कहते हैं। तो जो फोटोन है वो ईएम वेव के यानी कि ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। याद रखना कि उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जितने भी ईएम वेव है किसी को मीडियम की जरूरत नहीं है भाई साहब। तो मान लो एक फोटोन जो है वो जेड एक्सिस में जा रहा था ऐसा करके, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं ऐसे करके वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे रहा हूँ। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, ऐसे करके वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता चला जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे करके। देखो मैं ऐसे करके बना देता हूं, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बनता रहेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस में चला जाएगा? वाई एक्सिस में, ऐसे करके। दिख रहा है सबको? तो मैं ऐसे करके मान लेता हूँ, ऐसे करके, ऐसे करके। ये जो नीला वाला बनाया वो मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, और जो येलो कलर के बना रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पाथ ऑफ प्रोपगेशन होता है, तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर होता है। देखो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वाई में, और पार्टिकल किस में जा रहा होगा? जेड में। ये तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर होगा। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा गांव वालों? आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन दे देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की चीजें पूछेंगे, टाइम पीरियड पूछेंगे, वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको पता क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो ये ई है और ये जो बी है, इन दोनों के इक्वेशंस होते हैं अपने पास। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं इक्वेशन लिखूं ई मान लेते हैं एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो ई एक्स लिखेंगे। ई एक्स का इक्वेशन होता है ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ऐसे करके, प्लस और माइनस में से कुछ भी हो सकता है, और के एक्स हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हो गया। और वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का भी इक्वेशन होगा अपने पास। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन होता है, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, पार्टिकल किस में जा रहा था? जेड में, तो यहाँ पे जेड लिखा जाएगा, यहाँ पे जेड लिखा जाएगा गाँव वालों। जिसमें पार्टिकल जा रहा होता है के बगल में वही एक्सिस लिखी जाती है। अगर पार्टिकल एक्स में जाएगा तो के बगल में एक्स लिखा होगा, अगर पार्टिकल जेड में जाएगा तो के बगल में जेड लिखा होगा। सब है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में भी। अब मैं लिखता हूँ, देखो पार्टिकल जा रहा था जेड में, इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्स में, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा? फिर वाई में, परपेंडिकुलर तो ना। तो वहां पे हम लिखेंगे बी नॉट, बी वाई इजकल टू बी नॉट, साइन का साइन, बाकी सब कुछ सेम, कॉपी पेस्ट होता है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट होता है भाई साहब, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, ऐसे करके के जेड लिख दिया। तो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए ई नोट और बी नोट मतलब है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? वो ई नोट था, यहाँ पे ई नोट दिखा दे रहा हूँ। और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना था? वो तो बी नोट था अपने पास। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो गया ई नोट और बी नोट। इसी में बी जो ओमेगा है, ओमेगा 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 का नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में लिख देता हूं जल्दी से। ओमेगा को हम यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, और ओमेगा के दो ही फॉर्मूले जो बच्चों से आप पढ़ते आ रहे हो। ओमेगा का पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2π/t, है ना। यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको ओमेगा दे दूं और टाइम बोलूं टाइम पीरियड निकालो तो इजीली निकल जाएगा। और इसी का दूसरा फॉर्मूला था 2π/न्यू, न्यू मतलब है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो आप ओमेगा की मदद से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो भी चीज आपसे पूछा जाए वो निकाल सकते हो आप। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अभी कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक न्यूमेरिकल करके भी दिखा दूंगा कैसा आता है, ताकि आपको पूरी तरह से अंदाजा लग जाए। 2-3 न्यूमेरिकल दे भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो भाई साहब, इसी में पहला तो हो गया ओमेगा, दूसरा है अपने पास के का नाम होता है एंगुलर वेव नंबर। मैं दूसरा कलर से लिखता हूँ, देखो के का नाम होता है एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर पढ़ते हैं इसको हम यहाँ पे। एंगुलर वेव नंबर के का जो फॉर्मूला होता है गाँव वालों, के का फॉर्मूला होता है 2π/λ। 2π/λ होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ से लैम्डा मतलब है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालने के लिए जब भी आप देखोगे तो के की वैल्यू आपको चाहिए होगी। तो जो के है, अगर के मैं आपको दे दूं और 2π की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है आपको, तो यहाँ से लैम्डा निकाला जा सकता है, हाँ ना बोलो। तो ये हो गया ओमेगा और के फॉर्मूले। यहाँ पे 2-3 चीजें और है अपने पास। स्पीड के टर्म में फॉर्मूला आता है, जो वेलोसिटी होता है, जैसे ई नोट और बी नोट। मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देके बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो उस केस में आपको सी का फॉर्मूला पता नहीं। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है ई नोट बाई बी नोट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है उनको डिवाइड कर दो तो आपको स्पीड ऑफ लाइट मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और सी की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ई नोट पता चल जाए तो मैं बी नोट निकाल सकता हूँ।
अगर यही किसी मीडियम में चले जाए तो सी की जगह में वी आ जाता है, लेकिन फॉर्मूला आता है ई बाई बी। तो ये फॉर्मूला भी कुछ जगह आप बच्चे यूज करते हुए नजर आते हैं। इसी के बाद वेलोसिटी का और फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई टी भी होता है, यानी कि वेवलेंथ अपॉन में टाइम। और दूसरा फॉर्मूला होता है वेवलेंथ 1 बाई टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी के ये दो फॉर्मूले भी हैं, लैम्डा अपॉन में टी और लैम्डा इनटू में म्यू। तो इतने फॉर्मूले थे अपने पास जिसके आप मल्टीपल मिक्स होकर क्वेश्चन आ सकते हैं आप पे। तो इसके बाद मैं आपको कराऊंगा एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो कि जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। उसके बाद अपने पास छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म। तो जो ईएम वेव पे इक्वेशन है, इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कुछ इस टाइप के आएंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, और मैक्सिमम 5 से 6 चीज आपसे पूछी जा सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन ईएम वेव इज गिवन एज दिस, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड किसी का भी एक का इक्वेशन दे देंगे वो आपको, और फिर पूछेंगे मल्टीपल चीजें कि वेवलेंथ बताओ, टाइम पीरियड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की, मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, जो फोटोन था वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इक्वेशन देख के पता कर सकते हैं हम किस पार्टिकल में किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। और वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखने के लिए बोल देंगे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड देके इक्वेशन, मतलब मल्टीपल चीजें इसी में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जल्दी से इसमें गिवन लिख देता हूँ। गिवन लिखने पे आपको इजीली समझ में आएगा, इसलिए मैं जानबूझ कर गिवन लिख रहा हूँ। तो गिवन में क्या है कि अपने पास जो मेन फॉर्मूला था वो आप याद कर लो, ई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, वाई में, तो ई वाई लिख देता हूँ। ई वाई इजकल टू क्या आएगा अपने पास, जो मेन फॉर्मूला था ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। हाँ या ना बोलो, प्लस और माइनस में कुछ भी हो सकता है और के एक्स होगा, और ये आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब ओमेगा टी इधर हो जाए और के एक्स पहले आ जाए, आगे पीछे हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन इस इक्वेशन को कंपेयर कर करके पहले तो गिवन लिखेंगे कि जैसे तो साइन से पहले जो भी चीज लिखी होगी वो ई नोट होगा, साइन से पहले जो भी चीज लिखा है पूरा पूरा क्या होगा, ई नोट। ई नोट मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कितना दे रखा है अपने पास 6 × 10⁹ और यूनिट भी लिख देते हैं, उसको लेकर घबराना मत, न्यूटन पर कूलम लिखा हुआ है। उसके बाद साइन के बाद टी के बगल में जो भी चीज होगी वो ओमेगा होगा, तो टी के बगल में जो भी चीज है वो कौन है, ओमेगा। तो ओमेगा कितना गिवन है मेरे पास, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई गिवन है। और दूसरा इसके बाद एक्स वाई जेड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब के जो बगल में है एक्स वाई जेड, मतलब कोई सा भी एक्सिस हो सकता है। तो जो जैसे यहाँ पे जेड दे रखा है तो मैं समझ जाऊंगा जेड के बगल वाला कौन होगा, के। तो जेड से पहले जो भी चीज होगी वो के होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा के की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 40 पाई गिवन है। ऐसे करके मैंने सब कुछ पहले गिवन लिख लिया। उसके बाद मैं पूछूंगा क्वेश्चन से क्या क्या पूछ रहा है मेरे से। सबसे पहले पूछ रहा है उसने मेरे को वेवलेंथ। वेवलेंथ कहाँ से निकालेगा, मैंने आपको बताया था के से निकाला जाएगा। तो आप फॉर्मुला खोलना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला कि के का जो फॉर्मुला होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा। यहाँ से लैम्डा निकालूंगा तो लैम्डा इधर और के नीचे जाएगा, तो लैम्डा का फॉर्मुला आ जाएगा अपने पास 2 पाई बाई के। अब 2 पाई का 2 पाई और के की वैल्यू आपको गिवन थी, के कितना था 40 पाई। हाँ या ना बोलो, तो के की वैल्यू पुट कर दो इसमें 40 पाई, पाई से पाई कटेगा, ये कट के कितना आ जाएगा 1/20। और वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस मतलब क्या, मीटर। ऐसे करके आप वेवलेंथ का आंसर निकाल सकते हो। उसी के बाद दूसरा देख लो, दूसरा क्या पूछा गया मेरे से, टाइम पीरियड। और देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो हमेशा एक ही जगह से निकाली जाती है, वो है अपने पास एंगुलर वेव नंबर ओमेगा की बात करेंगे, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की बात करेंगे। तो ओमेगा का फॉर्मुला क्या था अपने पास 2 पाई बाई टी। हाँ या ना बोलो, अगर मैं यहाँ से टी निकालूंगा तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ये इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसी के बाद हम करेंगे 2 पाई का 2 पाई, और ओमेगा कितना था, ओमेगा भी गिवन होगा आपके पास 2 पाई गिवन इस बार, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और कितना आएगा 1। तो यानी कि जो टाइम पीरियड आया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ कर देते। देखो जो टाइम पीरियड आया हमारे पास दूसरा आंसर जो था टाइम टी इक्वल टू आया है 1 मतलब क्या 1 सेकंड की बात करेंगे। और फ्रीक्वेंसी अगला पूछा गया होगा तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सबको पता है, मैं न्यू लिख देता हूँ। न्यू इक्वल टू क्या होता है 1/t, 1/t करूंगा तो 1/t का 1/t, टी कितना है 1 ही है, तो इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी भी कितना आ जाएगा 1 हर्ट्ज। ऐसे करके आप यहीं से आंसर निकाल सकते हो। इसी के बाद जो तीसरा तो हो गया अपने पास। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। मतलब इसी से सब कुछ निकल जाता है, एक क्वेश्चन दे दो आपको सब कुछ निकाल सकते हो आप उसी में। तो जो आपके पास चौथा पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताओ, मतलब पार्टिकल जो फोटोन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो इक्वेशन देख के पता कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ढूंढ लिया करो के बगल में कौन सा लिखा हुआ है, अगर वो जेड लिखा है तो पार्टिकल जेड में जा रहा है, जेड एक्सिस में। अगर वो वाई लिखा है तो पार्टिकल वाई एक्सिस में जा रहा है, अगर वो एक्स लिखा है तो पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है। और प्लस वाई और प्लस जेड ये भी देखना पड़ता है, प्लस माइनस। तो देखो भाई अगर बीच में, अब देखो आगे देखा करो, अगर बीच में प्लस है तो वो माइनस में जाएगा, उल्टा होता है यहाँ पे याद रखना। अगर बीच में प्लस लिखा हुआ तो माइनस के जेड एक्सिस में जा रहा है, और यहाँ पे बीच में माइनस लिखा होता तो प्लस के जेड एक्सिस में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसमें जो आंसर होगा चौथे का, जो पार्टिकल जा रहा है वो किस एक्सिस में जा रहा है, बीच में प्लस है तो मैं लिखूंगा माइनस के एक्स एक्सिस में जा रहा है, माइनस के एक्सिस में जा रहा है। और कौन सा एक्सिस है, जेड, तो मैं लिखूंगा नेगेटिव जेड एक्सिस, ऐसे करके आंसर लिख दूंगा। एक एग्जाम्पल फिलहाल के लिए मैं और दे के बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कि आपके पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 2 पाई एक्स और माइनस लिखा हुआ है और 4t लिखा हुआ है, ऐसे करके लिख दिया, तो बताओ पार्टिकल कैसे जा रहा होगा। साइन लिखा होगा, उसके आगे की चीजें मैंने लिखी नहीं है, तो बताओ पार्टिकल किस में जा रहा होगा। तो मैंने फिर से बोला ना ये आगे पीछे हो सकता है। देखो एक्स आ गया इस बार, तो पार्टिकल किस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब प्लस के एक्स एक्सिस में या फिर माइनस के एक्सिस में, तो दोनों के बीच में देखा करो, आगे पीछे में भी देखना होता है, ये नहीं देखना होता कि के जेड किस में, नहीं, बस बीच में देखा करो कौन सा साइन है, बीच में कौन सा साइन है माइनस, तो ये किस में जाएगा, प्लस के एक्स एक्सिस में। ऐसे करके आप एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया आपको, ताकि कैसे
आप आंसर एक्सिस का बता सकते हो। इसके बाद जो लास्ट रहेगी अपने पास वो कह रहा है ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये ज्यादातर बोर्ड और सीबीएसई में ही आता है और सीबीएसई में आएगा तो ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा सकूं। देखो भाई ऑल्सो राइट इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो कुछ मत करो, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करो। तो पार्टिकल किस में जा रहा था, जेड में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में था, वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में जाएगा, परपेंडिकुलर होते हैं ना तो एक्स में जाएगा, जो छूटा हो जैसे जेड और वाई आ गया तो एक्स में जाएगा, तो एक्स बी एक्स लिखेंगे। पांचवे का आंसर लिख रहा हूं मैं बी एक्स, तो बी एक्स इक्वल टू लिखा जाएगा, जो मेन फॉर्मूला था अपने पास वही लिख दो, बी नोट का बी नोट, अभी बी नोट हमको पता नहीं चला है, हम निकालेंगे उसको। और बाकी जो ये दे रखा होता है साइन में, जो वैल्यू 2 पाई गिवन है, 4 पाई गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वैल्यू गिवन हो वही उठा के यहाँ पे लिख देना होता है। यहाँ पे लिख देंगे हम साइन कितना है, यहाँ पे 2 पाई टी है और प्लस में है 40 पाई, कुछ नहीं चेंज करना है इसमें, 40 पाई जेड ऐसे करके लिख दिया हमने। बस बी नोट और निकालना है, बी नोट की वैल्यू इसमें डालो, आंसर निकल जाएगा। बी नोट कहाँ से निकालोगे, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सी इक्वल टू क्या होता है, ई नोट बाई बी नोट, हाँ या ना बोलो। यहीं से आप बी नोट निकालोगे तो बी नोट इधर, सी नोट नीचे, तो बी नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई सी आ जाएगा। अब देखो क्या आपको वैल्यू गिवन है, ई नोट की वैल्यू कितनी है, ई नोट गिवन था मेरे को, ई नोट की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, 6 इंटू 10 की पावर 9, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6 इंटू 10 की पावर 9, हाँ या ना बोलो। और सी की वैल्यू तो पता ही होगी, सी की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ। अरे सबको पता है भाई, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको काटना पीटना स्टार्ट करो, 3 2 2 कटेगा और 8 में से 9 गया तो 1 बच जाएगा, है ना, 10 बच जाएगा तो ऊपर में। तो बी नोट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू में 10 यानी कि 20 टेस्ला। अब इसको वैल्यू उठाओ, इसमें पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा, हाँ ना बोलो। तो इसी टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जिसको आप प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको ये फॉर्मूले, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा अप्लाई कैसे करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है जिसमें आपको एक पीडीएफ मिलेगा और उसमें बहुत सारे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, जिसको आप प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब इसके बाद देखो लास्ट टॉपिक रहेगी अपने पास चैप्टर 8 में, जो कि अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि वेवलेंथ का एक रेंज, फ्रीक्वेंसी का एक रेंज और यूजेस पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है यूजेस। देखो एनसीईआरटी के जो लास्ट के 2 पेजेस है चैप्टर के, इट इज मच मोर इनफ ताकि यूजेस आप याद कर सको, उससे अलावा कहीं से याद नहीं करने आपको यूजेस। उसके लिए मैंने आपको एक नॉर्मल सा एक फोटो बना के दे दिया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि अपने पास कितने टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, 7 टाइप के। जिसको याद कैसे करोगे आप, ऐसे याद कर लेना, जी क्रॉस यू विम आर, विम साबुन होता है ना, विम साबुन, ऐसे करके जी क्रॉस यू विम आर। जी क्रॉस मतलब समझ जाओगे, जी मतलब गामा रेज, एक्स मतलब एक्स रेज हो गया, यू मतलब यूवी रेज हो गया, ऐसे करके वी मतलब विजिबल लाइट, आई मतलब इंफ्रा और एम मतलब माइक्रो और आर मतलब रेडियो वेव। तो इन सब के यूजेस मेन याद रखने हैं, तो उसको भी जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादातर लोगों को पहुंचेगा। और अपने को कमेंट में अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में आके बताने की हो रही है क्या, कैसे समझ में आया, कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, सब कुछ बताने की हो रही है ताकि मेरे को समझ में आए कि आपसे इंटरेक्शन हो रही है और मोटिवेशन लेवल जाते रहे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।